अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी आइकन की एपिसोड में एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी में फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल वुमेन रह चुकी हैं, लेडी ऑफिसर्स इन पाकिस्तान आर्मी से लेके बहुत सारी यंग गर्ल्स ना कि सिर्फ पाकिस्तान में ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको फॉलो करती हैं। बहुत सारे लोग इनको एक थी निगार से आइडियलाइज करते आए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर, हिलाला इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा इम्तियाज़। मैम ने MS in Public Health, FCPS in Community Medicine, FRCS from UK and MCPS in Family Medicine किया हुआ है। मैम has served as Surgeon General in Pakistan Army। आज हमने सोचा एज पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हम क्यों ना मैम से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी। व्हाट बेसिकली AMR इज, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है एंड व्हाई दिस AMR इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वेल AMR लिटरली तो इसका मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड वी से इट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. सो लेट मी टेल यू फर्स्ट व्हाट antimicrobials are. So antimicrobials are the drugs or the substances that either kill or they inhibit the growth of microorganisms like bacteria, viruses, fungi and parasites. So whenever these bugs or these microorganisms they have resistance, then we call it as antimicrobial resistance. And of course it is very very crucial and it is very very important, and it is important because it is the potential and the global threat at the moment, and for the public health, and we need to do something about it and we need to prevent it. So we have millions of deaths annually from this AMR and from diseases like multi-drug resistance, tuberculosis and typhoid, and there is a long list. So we have to avoid all those deaths and all those infections. So hota kya hai generally that whenever there are microorganisms gets a resistance to a drug, तो जब वो एक दवाई के अगेंस्ट अपनी वो बना लेता है, एक शील्ड बना लेता है और वो दवाई उस पर असर नहीं करती. सो व्हेन जब वो फिर कोई इन्फेक्शन करता है तो वो इन्फेक्शन ट्रीट करना ना सिर्फ मुश्किल होती है बल्कि इम्पॉसिबल होती है. इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रीट दैट डिजीज़. सो इफ़ यू कांट ट्रीट इट दैट इन्फेक्शन, सो ऑब्वियसली द रिजल्ट इज़ लीथल. एंड सेकेंडली वो फिर स्प्रेड भी होती है कम्युनिटी में. स्प्रेड इसलिए होती है क्योंकि एंटीबायोटिक्स या उसके खिलाफ दवाई काम नहीं कर रही. तो जब वो स्प्रेड होगी तो नेचुरली वो डेथ्स टोल बहुत बढ़ जाता है. So it does leads to much more increase in morbidity, mortality and also in the health costs. So हमें इसको prevention की तो requirement है ही है, लेकिन हम सारे इसके ऊपर focused हैं कि हम इसके ऊपर काम करें और हम इसके लिए कुछ करें. So इसकी वजह से जब ये realize किया गया कि ये जो resistance आ रही है और ये micro organisms जो है ना इनको respond नहीं करते, तो दुनिया ने एक ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया ताकि इसको हैंडल कर सके. पाकिस्तान की मिनिस्ट्री की मैं शुक्रगुजार हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की. उन्होंने अपना एक पाकिस्तान एक्शन प्लान बनाया और इन एक्शन प्लान्स में जो ग्लोबली बना था उसमें ये डिसाइड हुआ था और हम एनुअली इसको सेलिब्रेट करते हैं, नॉट अ डे बट अ होल वीक, एंड दैट इज़ celebrated in November. From 18th November to 24th November हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. और जो सेलिब्रेशन का मेन मकसद है वो ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, अपने आप को एजुकेट करें और मैसेज को एजुकेट करें कि AMR क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और हमें क्या करना चाहिए. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना है और एक जनरल पब्लिक को बताना है वो मिस यूज़ ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स एंड एंटीबायोटिक्स है. ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि एंटी माइक्रोबियल्स जो है ये एक लार्जर ग्रुप है और इसका एक सबसेट एंटीबायोटिक्स है. सो हमें इन सब को अवॉइड करना है क्योंकि जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें इनकी ज़रूरत इतनी नहीं होती तो हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं. और जब हम रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं तो जब हम इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जब हमें इनकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है तो तब ये काम नहीं करते. सो हमें इस सिचुएशन से निकलना है और इस सिचुएशन से दुनिया को भी निकालना है. मैम कुछ टाइम तक, अब कुछ सालों पहले की बात है कि हमें पता भी नहीं था कि ये AMR है क्या. तो वो क्या अलार्मिंग सिचुएशन थी कि लगा कि अब इस पे बात करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए.
तो क्या पॉइंट था कि हाँ, ऐसा था कि देखें जब फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था, तो उस वक्त उसको नोबेल इनाम मिला था। और उस वक्त एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन्स जो है ना, इन्होंने बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया और ये बड़ी इफ़ेक्टिव थी। फिर टाइम के साथ साथ लोगों को ये समझ आई कि जी ये इनकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो गई है और कुछ सिचुएशंस में ये इफ़ेक्टिव नहीं होती। सो हमारे पास बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं ये देखने के लिए कि क्या रेजिस्टेंस है कि नहीं है। लाइक कल्चर्स हैं, हर चीज़ का कल्चर हो जाता है ऑलमोस्ट। तो जब कल्चर्स में और इन चीज़ों में जब ये समझ आई कि रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, तो फिर अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ऑल्दो ये बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी इसकी कॉजेज़ जो हैं बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कॉज जो है वो मिसयूज़ एंड आई वुड से ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। अभी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं और हम उनको एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी एंटी माइक्रोबियल्स की ज़रूरत नहीं होती, हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर देन हम स्टिक भी नहीं करते कि हमने एक कोर्स अगर 5 डेज़ का अगर हेल्थ प्रोफेशनल ने प्रिस्क्राइब कर ही दिया है, तो अगर हम दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक बंद कर देते हैं। तो हाफ ट्रीटमेंट से वो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो चेंज हो रहे हैं और वो रेजिस्टेंस उनमें आ रही है। सो इसलिए जब ये सिचुएशन जब जैसे जैसे समझ आई और जैसे जैसे ये बढ़ती गई, तो अब ये अलार्मिंग सिचुएशन तो इख्तियार कर ही गई है। अब तो ये ग्लोबल थ्रेट बन चुका है और पब्लिक हेल्थ वाले, मेरे जैसे जो पब्लिक हेल्थ लोग हैं, वो तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और मैं तो इस हद तक जाऊंगी कि मैं कहती हूँ इसके लिए रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। हमारे सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बाकी जगहों पे भी, मेजॉरिटी बहुत सी जगहों पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि ये ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस भी मिल जाती हैं, तो हमने घरों में भी ढेर लगाए हुए हैं। सो वी फाइंड इट वेरी इजी कि जी वहाँ से कुछ भी उठा लो, कोई भी एंटी माइक्रोबियल उठा लो एंड वी थिंक कि ये ट्रीटमेंट है और इसको खा लो। सो विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये जो सेल्फ मेडिकेशंस हम कर रहे होते हैं, ये AMR तो कर ही रही है, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए कितनी नुकसानदेह है। हम मिस डायग्नोसिस कर रहे हैं, मिस ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं एंड मिस यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा फिर इनके इतने ड्रग रिएक्शंस होते हैं और इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो हमें इन सब को अवॉइड करना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा हमें AMR के लिए काम करना है। आपने जैसे बोला कि एंटीबायोटिक्स का बहुत मिस यूज़ है, तो आजकल का जो टाइम है लोगों में सब्र और पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं कि फ़ौरन रेमेडी करें, फ़ौरन कुछ करें। तो जो लोग कहते हैं कि अगर एंटीबायोटिक लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम वो 5 दिन का क्यों इंतज़ार करें। हाँ। तो एक इंडिविजुअल जैसे एक नॉर्मल बंदा है और एक पब्लिक सेक्टर है, वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है AMR? हाँ, कंट्रीब्यूशंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मैं समझती हूँ किसी भी चीज़ के लिए जो है वो हेल्थ अवेयरनेस है और एजुकेशन है। सो हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी, जो आप कह रही हैं, और कलेक्टिवली भी सोसाइटी के लेवल पे एंड हेल्थ सेक्टर्स में भी, वी नीड टू एजुकेट पीपल, वी नीड टू मेक देम अवेयर कि AMR है क्या और इसका मसला क्या है और हम ये क्यों कर रहे हैं। और हमें, अगर हम हेल्थ केयर सेटअप्स की बात कर रहे हैं, तो हमें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी बताना चाहिए कि जी अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और कैसे इस्तेमाल करनी है, प्रिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, और फिर जो एंटी माइक्रोबियल स्टूवर्डशिप प्रोग्राम है जिसके तहत वो आपको गाइडलाइंस देता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स किस तरह यूज़ करनी है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हेल्थ केयर सेटअप में ही होगा। और उसके अलावा हमें एक और चीज़ जो बेसिक है, वो बेसिक चीज़ हमारी हाइजीन एंड सैनिटेशन है। सो हमें ना सिर्फ अपनी सफाई रखनी है, बल्कि हमें माहौल की भी रखनी है और हेल्थ केयर सेटअप्स की तो उससे भी ज़्यादा रखनी है। सो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। और फिर हेल्थ केयर सेटअप्स में हर इन्फेक्शन, चाहे किसी को कुछ भी हो, वो लैंड अल्टीमेटली एक हेल्थ केयर हॉस्पिटल या सेटअप में करता है, तो वहीं से वो स्प्रेड होता है और वहीं पे और लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। सो हमें चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम इन्फेक्शन कंट्रोल जो प्रोसीजर्स हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो पॉलिसीज़ हैं और जो कमेटी हैं, वो हर हॉस्पिटल में हो और हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी मौजूद हो जो मॉनिटर करे कि वो है कि नहीं है और क्या वो उस पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में ना हो और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बाकियों को भी ना हो जो वहाँ पे इतनी दुनिया आ रही होती है, और वो फिर वहाँ ही से रेजिस्टेंस
शुरू हो जाए तो ये भी बहुत गलत है कि एक हेल्थ सेटअप तो हेल्थ देने के लिए है, डिजीज़ देने के लिए नहीं है। सो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा फिर आप देखें कि अगर हमारे ये जब ये इतना रेजिस्टेंस और ये सारा कुछ आ रहा है तो हमें नेचुरली रिसर्च में जाना चाहिए। रिसर्च इज़ द आंसर। तो एक आम आदमी को भी रिसर्च को प्रमोट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल को तो रिसर्चेस करनी चाहिए और हमें अब रिसर्चर्स चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह करे कोई अब हमारी यंगर जनरेशन में कोई फ्लेमिंग जैसा कोई और निकले जो नोबेल प्राइज़ अर्न करे और वो कोई अल्टरनेट सोल्यूशन दे और हमें कोई अल्टरनेट थेरेपीज दे। Maybe we can find something else than antimicrobials and antibiotics to treat these infections and which is much more effective. But for that we need researches. तो बगैर रिसर्च के तो कोई काम फिर होने नहीं लगा। एंड फिर रिसर्च हमें ये ट्रेंड भी बताएगी कि कौन सी रेजिस्टेंस आ रही है और किस रेजिस्टेंस के किस तरफ ज़्यादा रुझान है और इसको हमने किस तरह रोकना है। सो ये सारी चीज़ें तो हमने, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने करनी है, लेकिन इसके अलावा हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ को डिवाइस करना है, हमें बहुत सारी रेगुलेशंस लेके आनी है और हमें बहुत सारी मॉनिटरिंग करनी है। और इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि ये सिर्फ एक रीजन या एक मुल्क का काम नहीं है। there has to be collaborations and these collaborations has to be between the sectors and also between the countries and globally. And I also say that कि ये जिस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये सिर्फ इंसान को नहीं इफ़ेक्ट करते, ये जानवरों को भी इफ़ेक्ट करते हैं, ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। सो हमने उनका भी ध्यान रखना है कि कल को ये सिचुएशन ना डेवलप हो जाए कि जी रेजिस्टेंट बग्स ने हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को इतना कर दिया है कि हमें फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया। तो फूड सिक्योरिटी भी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सो हमें उस साइड को भी जाना है। इसलिए मैं कहती हूँ कि क्रॉस सेक्टर हमें कोलैबोरेशंस करनी है, हमें ये करनी चाहिए, हमें बहुत कुछ करना है। अच्छा मैम, एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगता है कि विमेन का बहुत ज़्यादा रोल है एएमआर में, क्योंकि हमारे घरों में विमेन के पास एक कंट्रोल है कि बच्चा बीमार है, हस्बैंड बीमार है, अम्मी अबू बीमार है, तो मेडिसिन मैं देती हूँ या वो देख रही होती है सारी चीज़ों को। तो एक आप उनको क्या मैसेज देंगी? और एक जो न्यू मदर्स होती हैं, क्योंकि उनका वो फर्स्ट टाइम होता है, वो पैनिक करती हैं, उनको होता है कि हम वेट ना करें, सबसे पहले बेबी छोटा है या क्या है उसको एंटीबायोटिक्स दे दें। सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत है। ये आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना, मैं कहती हूँ फैमिली से शुरू होती है और मदर्स से शुरू होती है। सो मदर्स ही सिखाती भी हैं, पढ़ाती भी हैं और पहले खुद सीखना चाहिए। तो मैं कहती हूँ इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एजुकेटेड मदर्स चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो आप मदर को शायद समझा नहीं पाएंगे, शायद वो खुद समझ नहीं पाएगी और मे बी आपकी एफर्ट्स को बहुत कम हो जाएं अगर आपके पास एजुकेटेड मदर हो। तो मेरा तो पहला गम ये है कि हमारे पास फीमेल लिटरेसी रेट बहुत थोड़ा है। तो आई फील कि जी जब हमारे पास हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि ये सारे काम उसी वुमेन ने करने और उसी मदर ने करने। तो अगर हम उस मदर को उस लेवल पर लाएंगे नहीं तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें ठीक होंगी। तो हमें उस मदर को एजुकेट करना है पहली बात, उसको बेसिक एजुकेशन तो चाहिए। उसके बाद हमें उसे अवेयर करना है और अवेयर हमें उसे किस इन्हीं चीज़ों के लिए करना है कि जी बच्चा अगर बीमार होता है तो पैनिक करके कोई भी आप दवाई देंगे तो ये डेंजरस साबित हो सकता है। ये उसकी सेहत के लिए नहीं, उसकी ज़िंदगी के लिए भी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि छोटा बच्चा तो बड़ा नाजुक होता है। तो हमें उसको इस तरह से सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, हमें उसे खुद से दवाइयाँ नहीं देनी। तो हमें उसको हमें प्रोफेशनल हेल्प उसके लिए चाहिए है। तो एक लेवल तक पहले तो उसे ये समझ आए कि हर छोटी बात के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करनी होती। और बच्चों में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितनी इन्फेक्शंस होती हैं ये वायरल होती हैं, चाहे वो पेट ख़राब है और चाहे वो फ्लू है या कुछ भी, ये वाली सारी इन्फेक्शंस मेनली वायरल होती हैं। और वायरल को हमें दूसरी एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हम एंटीबायोटिक्स से वो नहीं ट्रीट करते, लेकिन हमने क्योंकि हमारी अवेयरनेस में कमी है तो हम उसको ना इसी चीज़ से देते हैं और एज अ रिज़ल्ट हम बच्चे को रेजिस्टेंट कर देते हैं। सो फिर जब बच्चे को एंटीबायोटिक की या उस एंटी माइक्रोबियल की ज़रूरत होती है और हम देते हैं तो इफ़ेक्टिव ही नहीं होती, तो फिर तो ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन होती है। सो वी शुड स्टार्ट विद एजुकेटिंग दैम
and then we go on and making them aware, and then we एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और छोटे बच्चों और माओ के समझने के लिए कि हमें वैक्सीनेशन की तरफ भी बहुत ज़रूरी जाना है। और इसलिए जाना है कि हमने ये जितनी हमारी जो इन्फेक्शंस हैं और ये जो इन्फेक्टिव डिजीज़ हैं इनको प्रिवेंट करना है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन ही आंसर है, और वो उस मदर नहीं करानी है, फादर को नहीं इतना, क्योंकि बच्चा तो माँ पालती है। तो जब माँ पालती है तो माँ ही उसकी हर चीज़ को मॉनिटर करती है और लुक आफ्टर करती है। तो शी हैज़ टू बी ऑल्सो मेड अवेयर दैट इसको टाइमली वैक्सीनेट करे टू प्रिवेंट सो मेनी डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल अब आप पोलियो को ही ले लें, सारी दुनिया में एरेडिकेट हो गई और चंद अदद कंट्रीज जिनमें नहीं एरेडिकेशन हुई उसमें हम शामिल हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो हमें जो है ना मतलब उस मदर को ये बहुत सारी चीज़ें बतानी है, उसमें हमें उसको सैनिटेशन और हाइजीन भी बतानी है, हमें उसको क्लीन वाटर जो वो बच्चे को दे रही होती है फॉर ड्रिंकिंग उसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है कि हमने कितनी को डिजीज़ेस प्रिवेंट कर सकते हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं जस्ट बाय गिविंग क्लीन वाटर। तो ज़रूरत ही ना पड़े, हम तो कहते हैं उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट ही ना आए जबकि ट्रीटमेंट देनी पड़े। तो सेल्फ मेडिकेशन तो बाद में आएगी, हम पहले ये करें, फिर उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन क्यों करें? फिर जब वाकई ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प इसीलिए होती है कि हम उसकी हेल्प लें, तो हमें करना चाहिए। सो पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगी कि जी हेल्थ क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पोजेशन है और हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। सो हेल्थ के लिए हमें चाहिए कि हम बेसिक्स के ऊपर चले जाएं, और बेसिक्स ये है कि हमें हाइजीन, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड एक्सरसाइज, इस पे कंसंट्रेट करना है। हमें कंसंट्रेट करना है अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, एंड व्हेन वी डू दैट सो वी विल प्रिवेंट डिजीजेस, वी विल प्रिवेंट इन्फेक्शंस एंड वी विल प्रिवेंट the requirement of antibiotics. So that is how we prevent AMR. लास्ट में मैं अपना जब इंटरव्यू एंड कर रही हूँ तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स जो हैं पाकिस्तान आर्मी में लेडी ऑफिसर्स, ना सिर्फ वो आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं बल्कि बहुत सारी यंग बच्चियाँ, स्पेशली एक थी निगार के बाद। मैम उस ड्रामे ने हमारी लाइफ पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट किया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चियों को, यंग गर्ल्स को, विमेन को कुछ? जी, मैं उनके लिए तो मेरा एक ही मैसेज होगा, और वो ये मेरा मैसेज होगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि वो अगर मुझे इस तरह समझती हैं तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो कोई बच्ची भी ये कर सकती है, क्योंकि सिर्फ जो आपको चाहिए है वो सिंसेरिटी चाहिए और आपको जो है ना हार्ड वर्क चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको ड्रीम्स चाहिए कि आप कुछ सोचें, और फिर ये ना सोचें कि ये नामुमकिन है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, फिर उसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें सिंसेरिटी के साथ, और अल्लाह पे तवक्कुल रखें, बिकॉज अल्टीमेटली तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन अल्लाह से मांगने की ज़रूरत होती है, और फिर उसके लिए पूरे मेहनत के साथ काम करने की ज़रूरत होती है। They should believe in themselves and they should believe in Allah Almighty, and then with their hard work and with their sincerity and with their passions and with their compassions, they can excel to any level. So they should just excel and work. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला और हमसे इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू। I am honored. Thank you very much.